दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ज्योमेट्री का यूज करके और किस तरीके से हम लोग सर्कल को क्या मानते हैं, किस तरीके से ग्रेटेस्ट फिलॉसफी है, अल्टीमेट फिलॉसफी है फिजिक्स, और चीजों को कैसे हमें अल्टीमेटली ये कहना पड़ता है कि व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज, दुनिया में सच क्या है कोई नहीं जानता। और ये क्वांटम जितना ही ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको आइडिया लगेगा, हालांकि क्वांटम का थोड़ा लेवल अपने कोर्स में कम है। एनीवे, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म, अब ये जरूरत है कि आखिर ये वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अब ये है कि आखिर वेक्टर फॉर्म पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, कई बार ये प्रॉब्लम आएगी कि वेक्टर फॉर्म में ही कोई चीज दी गई होगी तब के लिए पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि पोजीशन बहुत सारे अजीब अजीब से दिए गए होंगे 3D स्पेस में या 2D में ही अजीब से दिए गए होंगे, और किसी चार्ज पे फोर्स पाना होगा, तो फिर ये फील करना, महसूस करना, डायरेक्शन दिखाना, एक्स वाई मान के उसे रिजॉल्व करना, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं होगा, क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए तो वो मालूम नहीं चलेगा, तो वहां पे हमें यही अप्लाई करना होगा। तो ये समझने की जरूरत है। कई बार जब हम लोग महसूस कम कर पाते हैं, खासकर 3D इमेजिनेशन को लेके, तो तब हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं किसी भी चीज का। तो बात ये कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की नहीं है, बल्कि कहीं और भी बायोट-सैवर्ट लॉ में भी ऐसी बात होती है, आगे मैग्नेटिज्म में कहीं पे भी बात होगी। हम लोग एक बात को ख्याल रखेंगे कि जब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा, मतलब डिस्क्रीट चार्जेस अजीब से होंगे, उनका अरेंजमेंट कुछ अजीब सा होगा, जिसमें 3D या 2D में ही, जिसको हम लोग कम समझ पाएंगे कि इसके लिए क्या करें, तो हमें इमेजिन कम कर पाएंगे उसको की अप्रोच का, उसके ज्योमेट्री को कम समझ पाएंगे, तब हमें मजबूरी में मैथमेटिकल अप्रोच लेकर चलना होता है। ये सेंटेंस याद रखिएगा कि जब हम इमेजिन कम कर पाते हैं, हमारी इमेजिनेशन वीक पड़ती है, तो हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं। और ये वेक्टर फॉर्म को लेके चलना मतलब मैथमेटिकल अप्रोच है। तो जब भी हम लोग इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में कमजोर पड़ते हैं, तो हमें मैथ्स का सहारा भी लेना पड़ता है, और जैसा कि अभी हम लोग कर जा रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ, वेक्टर लॉ, ये देखिए, यदि मैं कहूं कि एक्स वाई है से, या तो कोई चार्ज क्यू ओरिजिन पर हो, और यदि ओरिजिन पर ना हो तो हम ओरिजिन वहीं मान लें, है ना। यदि ओरिजिन पर दिया हो तो ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो ओरिजिन पर मान लेंगे। और किसी चीज पर फोर्स लगाना होगा तो हम लोग ये फॉर्म लिखेंगे। यदि कोई कहता है कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये है, इसके अलाउंग फोर्स लगा, कोई पोजीशन दिया हुआ है, तो यदि प्लस प्लस है तो ये अवे लगाएगा, ऐसे अवे एफ वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म है तो पोजीशन वेक्टर यदि आर है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म, और डिस्टेंस आर है ही, है ना, इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स होगा वो मैं बताता हूं। आप लोग को याद होगा जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था शुरुआती चैप्टर, और चाहे यदि आप वेक्टर का क्लास नहीं किए हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूं, जब कोई चीज का मैग्नीट्यूड मालूम हो, और कोई चीज का मैग्नीट्यूड क्या, मैं तो ये कह रहा हूं कि बल्कि जनरली यही हम लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं ताकि ज्यादा महसूस कर पाए। तो हम लोग फिजिक्स में जनरली मैग्नीट्यूड ही पढ़ते हैं और डायरेक्शन एरो से दिखाते हैं या सेंटेंस में कहते हैं, ज्यादा आसान होता है। अब उसको IJK में लिखते हैं तो कम फील होता है कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा कठिन एक्सप्रेशन है, तो ये है ना। तो जनरली बल्कि यही करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड देखते हैं, निकालते हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे पहले वाले क्लास में कि डायरेक्शन दिखा दिखा के उसको रिजॉल्व कर करके और नेट निकाल के नेट दिखाते थे और नेट का मैग्नीट्यूड ही निकालते थे। अब इस बात को नोटिस किए भी होंगे। तो जब भी
आपके पास मैग्नीट्यूड हो जो जनरली होता है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में सिंपल सा एक तरीका है लिखने का, बगल में यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है, केवल और केवल इसीलिए आया है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ताकि हम मैग्नीट्यूड देखते हैं किसी चीज का, वेक्टर वाली चीजों का, वेक्टर क्वांटिटीज का, तो उसमें हम लोग डायरेक्शन सिंपली दिखा दें और केवल डायरेक्शन, उसके कारण मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन न हो, चेंज न हो। और मैग्नीट्यूड में परिवर्तन तभी नहीं होगा बगल में वेक्टर लिखने के बाद, यदि वो बगल में लिखा हुआ वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। नहीं तो यदि यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड आप जो लिखे होंगे वो बदल चुका होगा। तो यदि इसका मैं उत्तर लिखता हूं, यदि दूरी r है तो इसका देखिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और बगल में किसके अलोंग फोर्स लग रहा है, देखिए इसके अलोंग फोर्स लग रहा है, जो r वेक्टर है इसी के अलोंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्सेस कूलॉम्स लॉ में जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होते हैं लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होते हैं, और उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग या तो अवे होते हैं या तो टुवर्ड्स होते हैं। जब लाइक होते हैं तो अवे होते हैं और अपोजिट होते हैं तो टुवर्ड्स होते हैं, अट्रैक्शन होता है, यही होता है। तो हो गया, यही पढ़ना था और क्या, बस इतना है। हाँ, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे ऐसा है भाई कि ये है k q बाई r स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर r के लॉन्ग होता है, वेक्टर में जब मैग्नीट्यूड डिवाइड किया जाता है ना, जब वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिवाइड किया जाता है तो यूनिट वेक्टर बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर फॉर्म तो यही है, तब तो k q बाई r क्यूब r वेक्टर। कुछ लोग यदि और फॉर्म में लिखते हैं तो कहते हैं कि k क्यूब r वेक्टर डिवाइडेड बाई, इसको कहते हैं कि भाई हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, जैसे ना ऐसे लिखिए, यही पढ़ना था। दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। लेकिन एक चीज इसमें है, वेक्टर फॉर्म तो लिख दिया मैं, और वेक्टर, अच्छा हाँ, कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है परसेप्शन में, मेमोराइज करने में, चीजों को थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा, जिसके मैं अगेंस्ट बात करता रहता हूँ कि कुछ भी याद नहीं रखना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, तो मैं रटने के अगेंस्ट याद हो, थोड़ा बहुत याद, पता है कूलॉम्स लॉ ही नहीं आपको याद है तो फिर क्या मतलब है। एनीवे, अब देख रहे होंगे नीचे r क्यूब है, जबकि हम लोग r स्क्वायर पढ़े हैं, तो जल्दी जल्दी बच्चे गलती करते हैं, नीचे r स्क्वायर वाला मार देते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म है, एक ऊपर भी r है ना, एक ऊपर भी r है, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये r स्क्वायर ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कूलॉम्स लॉ में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जब ये वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो ऊपर में भी मॉड के तौर पे एक और मैग्नीट्यूड r होता है जो कैंसिल होता है। तो जब ऊपर में एक r वेक्टर होगा डायरेक्शन के नाम पर, तो नीचे r क्यूब होता है, इसको ख्याल रखना होगा। तो नीचे r क्यूब का ख्याल रखिएगा, ये नीचे r स्क्वायर नहीं होता है जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, ऊपर जो वेक्टर होता है। हाँ, यदि यूनिट वेक्टर लिखेंगे तब r स्क्वायर ही होता है, देखिए। तो एक ये पॉइंट है, आप इसको भी ख्याल रखिएगा, यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो r स्क्वायर होगा, लेकिन वेक्टर का जब यूज करते हैं तो नीचे r क्यूब होता है, क्योंकि एक r कैंसिल भी होना है मैग्नीट्यूड के तौर पे। एक ये पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है कि ये तब हुआ है जब हम जो फोर्स लगा रहा था चार्ज, दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा था चार्ज, उसको मैं ओरिजिन पे माना हूं। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जनरल नहीं है। यदि ओरिजिन पर नहीं है तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ओरिजिन पर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि ये ओरिजिन पर नहीं होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिन पर नहीं होगा तो क्या होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं, ये है x और ये है y और ये है q1 है और ये है q2 है।
और ये जनरल है। अब देखिए Q1 Q2 का कोई ओरिजिन पर नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है R1, पोजीशन वेक्टर है, इसका R2 पोजीशन वेक्टर है, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये है, इसको बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। ये अब ये जनरल में करने जा रहा हूं, दो चार्ज के बीच में जनरल पोजीशन है, R1 R2 पोजीशन पर है, और इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है। यदि हम लोग इस पे गौर करें तो लाइन, ये इस पे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही फोर्स ऐसे लगेगा, रिपेल करेगा, और Q1 इस पे फोर्स लगाएगा और रिपेल करेगा, एक दूसरे पे बराबर फोर्स लेंगे और रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव माना हुआ। एक ये पॉइंट है जो आपको समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि वेक्टर फॉर्म लिखना है, ये नहीं कि इनके बीच का कुछ भी ऐसे लिख दिया और हो गया, तो वेक्टर फॉर्म लिखना है, ये समझने की जरूरत है ना। तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इनके फोर्स ऑन वन चार्ज अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन वन चार्ज अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज। कुछ लोग कुछ किताबों में, फॉरेन राइटर्स या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं इसको सिंबलाइज कर देता हूं, ये F1 क्या है, F12 क्या है। कुछ लोग इसको F12 ही क्यों लिखते हैं, कुछ लोग F1/2 लिखते हैं, कुछ लोग F1 यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखते हैं, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखते हैं, पता नहीं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, F12 लिखते हैं ऐसे। तो ये नहीं हमें जाना है कि क्या, बल्कि जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि फोर्स ऑन 1/2। लेकिन मैं डिफाइन कर दिया अपने रिप्रेजेंटेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ फॉरेन राइटर्स 1/2 को लिखते हैं कि फोर्स ऑन 2/1 है, इस तरह के एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि कौन क्या लिखता है, मैं क्या लिख रहा हूं उसको मैं बता दिया हूं। आपको जो लिखना होगा, आप अपना बताना होगा, आप बता दीजिएगा कि ऐसा है। ये बहुत रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो एक ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो लिखते हैं F1 में क्या है, ये 1 पे फोर्स है 2 के द्वारा। सो फोर्स देखिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी जो दिख रही है वो R12 है, R12 का स्क्वायर है। लेकिन ये देखिए यहां पे R12 वाला डायरेक्शन है, सो R12 यूनिट वेक्टर। अब दिक्कत है कि इसको और थोड़ा स्पेसिफाई किया जाए, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि इतने से काम नहीं चल रहा है तो आगे वाला भी लिख देता हूं, हालांकि इतना भी ठीक है, यही समझने की जरूरत है। अब देख रहे हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं कहा कि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, इसे घबराओ मत, इसको देखने की जरूरत है कि 1/2 का क्या मतलब है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है R12। पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मन करता है तो इसको लिख भी सकते हैं कि R12 का मतलब पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर है, और ये R12 वेक्टर बाई R12 है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ और नहीं K Q1 Q2 बाई R12 क्यूब है, और बगल में R12 है, सही है। अब रही बात उनको एग्जैक्ट लिखने की, सो फोर्स ऑन 1/2 बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब। कई बच्चे इसको थोड़ा कम समझ पाते हैं। R12 वेक्टर का मॉड है, दूरी, R12 वेक्टर
तो ये जो वेक्टर है ना, जिसके मैग्नीट्यूड नीचे क्यूब है, तो R1 माइनस R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा उनके बीच की दूरी देता है वेक्टर फॉर्म में, मॉड। ये समझने वाली चीज है। और ये जो है वो है R1 माइनस R2, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा है कि जो R1 2 और ये सब कर रहे हो ये O के रिस्पेक्ट में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं R1 O कॉमा O कॉमा O कॉमा O कॉमा O, ऐसे भी लिखें, ठीक है। एक और चीज है, यदि ये पता चला कि O के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसी थर्ड के रिस्पेक्ट में है, थर्ड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन दिया है, थर्ड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन दिया है, इसके रिस्पेक्ट में दिया ही नहीं है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, मैं बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 सब जगह कॉमा सेम कर दीजिएगा और आपको वही वेक्टर मिलेंगे, अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन in terms of vector with respect to any reference is always same। ये समझने की जरूरत है, ये भी समझने की जरूरत है। सो 3 भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये भी जानने की जरूरत है। और ये केवल यहीं पे नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव डायनामिक्स, मैकेनिक्स, पूरे फिजिक्स में ये बात होती है, ये बात होती है हर जगह। तो इसको यहीं अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, इसको कहीं भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप मन करता है तो ओ भी लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा हूं, तो ये भी समझने की जरूरत है। तो हम लोग को देखना है कि ऐसे क्या लिखेंगे। तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस नीचे क्यूब है और ये बगल में वेक्टर है। क्यूब क्यों हुआ है? क्योंकि एक मॉड कैंसिल होगा और नीचे स्क्वायर होगा। ये वही दूरी है जो ये दूरी है। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिव्स दिस डिफरेंस ऑफ वेक्टर, और ये हर जगह होता है, ये समझने की जरूरत है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं समथिंग R2 प्लस समथिंग दिस गिव्स रिजल्टेंट दिस, और लिख के देखिए R12 की वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। ये भी आप लिख सकते हैं दिस प्लस दिस गिव्स दिस। आप एक बार लिख के देखिए, कहीं तो लिख के दिखा देता हूं, ये देखिए R2 दिस प्लस दिस gives initial to final this। अब हमको बताइए R12 क्या है, तो देखिए R1 माइनस R2 है, ये समझने की जरूरत है। सो वेक्टर फॉर्म है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका एप्लीकेशन बताइए, मतलब कहां इसको अप्लाई करें। मैं बताता हूं कहां पे अप्लाई किया जाएगा इसको। और इस तरह का वेक्टर फॉर्म हम लोग हर जगह जानने की कोशिश करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो यदि कोई आपसे ये कहता है, एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आखिर इसका एडवांटेज क्या है। चलिए ये रहा y(x) ना, ये बताइए यदि 1,2 हो, चार्ज 4 माइक्रोकूलॉम हो, ये है 2,1 हो और ये 6 माइक्रोकूलॉम हो, 6 माइक्रोकूलॉम, और ये है कोई चार्ज है 4,5 है और ये है -3 माइक्रोकूलॉम। बताना है कि इस पे फोर्स कितना करेगा ना। अच्छा हाँ, अभी तो मैं थोड़ा सिंपल दिया हूं, मैं जेड दिया ही नहीं। यदि जेड दे दिया होता इसमें तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंपोनेंट लेके थोड़ा बहुत तोड़ ओड़ के जोड़ ओड़ लें, मतलब 2D में।
इमेजिन करिए कि मैं जेड भी दे दिया हूं यहाँ पे, कॉमा 2, कॉमा -3, कॉमा -10, जेड भी दे दिया हूं। अब आपका इमेजिनेशन अरेंजमेंट वाला पूरा ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉपी या बोर्ड 2D होता है और बात हो रही है 3D की। सो हमारा 2D वाला 3D को कैसे दिखा सकता था, हम लोग को कैसे ऑब्जर्व करा सकता था, कैसे हमें दिखा सकता था। आप अक्सर देखे होंगे कि हम लोग फोटो बना के महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या करना है, ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो इसको तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। 3D में आप क्या करेंगे, क्योंकि 3D में तो कर ही नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, मैथमेटिकल अप्रोच, और वो है वेक्टर फॉर्म। तो इसी के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं लिखा था वही मैं कर जा रहा हूं। यदि कोई कहता है कि इस 4 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स बताइए, मैं आपको बताता हूं, इसके द्वारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके द्वारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और फटाक से जोड़ देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है, मैथ ज्यादा है, महसूस कम कर पा रहे हैं कि फिजिक्स में हो क्या रहा है इसमें। हाँ, फार्मूला फिजिक्स का रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन 1/2 के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का Q R1 माइनस R2 वेक्टर है। क्या करना पता है, मैं बता रहा हूं क्या करना है। करना ये है कि 1 तो यही रखना है, और एक जो पिछले कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताने में जो छूट गया था बात, वो ये है कि इनको साइन के साथ रखना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चीजें साइन के साथ लिखी जाती हैं, तभी फोर्स अपने आप उल्टा सीधा होता रहता है। मतलब उल्टा सीधा मतलब इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लगेगा, अवे नहीं लगेगा, और इसके द्वारा फोर्स अवे लगेगा, इधर नहीं लगेगा। इसका मतलब यहां पर अब साइन के साथ लेंगे, मतलब यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम लिखेंगे और ये वाला -3 लिखेंगे, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम लिखेंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही बताना चाह रहा था कि वेक्टर फॉर्म में, अच्छा कहीं और भी वेक्टर फॉर्म में, किसी और चैप्टर में भी जब वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है तो वेक्टर फॉर्म चीजें साइन के साथ रहती हैं, और इस चीज को समझना होगा, डायरेक्शन के साथ होती हैं। यदि कोई स्केलर फॉर्म में है तो उसका अपना साइन के साथ प्लस माइनस है तो रहता है। तो क्या करेंगे तब हम लोग 1 की जगह 2 फोर्स लगाएंगे। 1 की जगह ये लिखेंगे, मतलब 4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। 1 का कोऑर्डिनेट I + 2j 1, और 2 लिखेंगे 4 इन दोनों को लेंगे 4I + 5j लिखेंगे, और ये निकालेंगे, और फिर इसके द्वारा भी इस पे लिखेंगे, तो Q1 4 माइक्रोकूलम भी लिखेंगे, पर Q2 की जगह 6 माइक्रोकूलम प्लस लिखेंगे, वहां पे माइनस लिखे थे, और R1 वही वाला होगा जो IJ है, और लेकिन R2 अब होगा 2I + 1j, और फिर से निकालेंगे एक और फोर्स इसके द्वारा। जब 2 फोर्स IJ के फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो उनको सिंपली जोड़ देंगे, और जो रिजल्ट आएगा बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि नीचे क्यूब है। तो जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश किया। और यहाँ पे जब जेड वाला दे देते तो और दिक्कत होता, पर हमें सिंपली इसी तरह का वैल्यू लिखना है। इसका मतलब इसके लिए यदि मैं कहूं कि क्या कैलकुलेट करना था, तो यदि मैं कहूं कि F1 जो फोर्स है वो F1/2 प्लस F1/3, here this is 1, this is 2 and this is 3. Force on 1 net is equal to force on 1/2 plus force on 1/3 and so on। और भी चार्ज होते, दो चार चार्ज और होते तो और दिक्कत हो जाती कैलकुलेट करने में, बिना वेक्टर फॉर्म के तो शायद आता ही नहीं। तो ये समझने की जरूरत है, और जेड दे देते और कॉम्प्लेक्स होता है। तो किस तरीके से चीजें कठिन बनती हैं, फिर भी वो कठिन नहीं होती है,
लंबे होने के कारण और सब, इन सब चीजों का ख्याल रख सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन की, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप ट्राई करके लेके आइएगा, सोच के लेके आइएगा कि कैसे किया जाए। तो मैं आपको इसका तीन सोल्यूशन बताऊंगा, 3 सोल्यूशन बताऊंगा। देखता हूं कितने लोग वेक्टर फॉर्म को इस तरह से अप्लाई कर पाते हैं और सोच पाते हैं। तो यदि मैं कहूं कि इसको आपको करना है, क्यू 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 क्यू, साइड लेंथ ए ए ए। एक क्यूब है जिसके वर्टिसेस पे, क्यूब है जिसका साइड लेंथ ए है, जिसके 8 वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो 8 वर्टिसेस पे पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू रखा हुआ है। तो बताना है कि एक चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आप लिख भी सकते हैं, इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज इफ 8 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट द vertices of a cube of side length A. Question clear? If 8 positive point charges of equal magnitude are kept at the vertices of a cube of side length A, then find net electrostatic force on one charge. तो फिर से आपको नहीं लग रहा है कि 3D में चला गया चीजें? अब यहाँ पे ये इसको बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन कहा जाता है, बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं आपको इसको 3 तरीका बताऊंगा, जिसमें से एक लेमैन अप्रोच, सिंपल सा इमेजिनेशन वीक हो गया है। तो लेमैन अप्रोच यही है कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लें और उसको सिंपली जोड़ दें, जो रिजल्ट आएगा, जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन 2, 3 पेज 4 पेज में चला जाएगा, गलत होने की भी संभावना बढ़ जाएंगी, पर आएगा यदि आप सही से करेंगे तो। एक तो लेमैन अप्रोच है जो अभी कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, और उसका यूज देखिए कैसे आ रहा है। लेकिन मैं आपको छोटे में भी बताऊंगा, 2 तरीका और भी बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा बना के और इसके एक चार्ज पर इस पे किसी एक को पकड़ के उस पे हम लोग फोर्स, सीधा डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। लेकिन हालांकि आसान नहीं होगा, इमेजिनेशन थोड़ा और स्ट्रांग होना होगा। तो इस क्यूब, इसको यूज करके हम आपको बताने वाले हैं इसी को, किस तरह से इसको क्यूब माना जाएगा। हम लोग इसको क्यूब मान के इस पे अच्छा हाँ, यदि मैं कहूँ आपको थोड़ा हिंट कर दूं कि इस पे कितने फोर्स दिखाने होंगे, तो एक पे तो दिखाना ही है, तो इसका मतलब 7 बचे हुए चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। मतलब एक चार्ज पे हमें 7 फोर्सेस को दिखाना होगा और उनका वेक्टर सम करके, वेक्टर सम केवल जोड़ना नहीं है, वेक्टर सम करना होगा, और जो आएगा उसे रिजल्ट बोलेंगे। तो ये अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, और मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे हम लोग साइंस की चीजों को इमेजिन कर पाएंगे आसानी से, उनके सिमेट्री को सोच पाएंगे। और लेमैन अप्रोच तो आपके पास एक तरीका है ही, वो जरूर ट्राई करिएगा। देखिए क्या कूलॉम्स लॉ जो मैं आपको समझाया कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म को, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को यूज करके हम लोग 3D कॉम्प्लेक्स चीजों को हम लोग मैथमेटिकली कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको ट्राई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।